हिंदी की खूबसूरत, बेजोड़ और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए दुबई की शिक्षाविद और जानी मानी हिंदी लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश जी की लिखी हुई कहानी प्रशस्ति पत्र। तो शुरू करते हैं कहानी। टन 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 टन। दुबई हिंद गुरुधाम विद्यालय के प्रांगण में बज रही छुट्टी की विद्युत चालित घंटी पूरे विद्यालय में साफ सुनी जा सकती थी। दिन भर कक्षाएं शुरू होने और समाप्त होने की घंटी या प्रार्थना की घंटी सुनने में चाहे कोई चूक भी जाए, पर यह 2 बजे वाली एकमात्र घंटी ऐसी थी जिसका इंतज़ार प्रार्थना सभा के बाद से ही विद्यार्थी तो क्या, शिक्षक भी बेसब्री से किया करते थे। केवल प्राचार्य को ही ये घंटी न सुहाती थी। मधु ओ मधु, बधाई हो, विद्यालय के सभागृह से गुजरती निहारिका ने पीछे से आवाज़ लगाई। संभवतः मधुलिका शोर में उसकी आवाज़ सुन न पाई हो, अतः अपनी गति कुछ और तीव्र कर उत्साही डग भरती क्षणांश में ही वो उसके साथ कदम ताल मिलाने लगी। धन्यवाद निहारिका। मधुलिका ने निहारिका के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाया, पर साथ ही सिर नीचे होकर गर्दन दूसरी दिशा में घुमा ली। निहारिका की चक्रव्यूह बेदी निगाहों से बचने का मधुलिका का यह पहला प्रयत्न नहीं था। निहारिका को देखते ही चहक उठने वाली मधुलिका आज इतनी बड़ी उपलब्धि की बधाई स्वीकारते हुए अनमयस्क थी। ये निहारिका से छिपा न था। घनिष्ठ मित्र न होती तो परवाह भी न करती, परंतु एक वही तो थी जो मधुलिका की मुस्कुराहट में भी घावों को चीन्ह लिया करती थी। आज उसे हैरानी अधिक थी। मधुलिका के नेत्रों में उमगते रक्तिम शोले अपूर्व कष्ट की कथा बाँच रहे थे। क्या बात है मधु, विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का खिताब मिला है, इतना बड़ा इनाम मिला है, प्रशस्ति पत्र के लिए लोग तुमसे दावत की फरमाइशें कर रहे हैं, सब तुम्हें बधाइयाँ देने के लिए ढूंढ रहे हैं, और तुम हो कि। सबसे बचती मुँह छिपाती चलती मधुलिका के हृदय के बवंडर में एक कंकरी फेंक उसकी था लेने की अघोषित प्रयास निहारिका के शब्द कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। एक पनीली स्मृति के साथ निहारिका को अलविदा करते हुए मधुलिका अपने बस की तरफ बढ़ गई। कोई और समय होता तो वो खुशी से निहारिका के गले लग जाती। निहारिका से हृदय के भेद गुप्त रख पाना मधुलिका के लिए न पहले संभव हो पाया था, न अब। दर्द असहनीय था, पर पीड़ा को अंदर ही कड़ा जमा दिया गया था कि कहीं उसकी भाप भी बाहर न निकल सके। विद्यालय की छुट्टी का समय था। अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं सभी मुख्य द्वार की ओर साथ ही बढ़ रहे थे। ऐसे में भावनाओं और संवेदनाओं के सैलाब को दुपट्टे से सोखना संभव न होगा। निहारिका एक क्षण को वहीं ठिठकी खड़ी रह गई। खुशियां सार्वजनिक संपदा होती हैं, उन पर सबका अधिकार होता है। समाज से मिला त्रास भी बांटा जा सकता है। कुछ वेदनाएं केवल अपनी संपत्ति होते हैं, उन्हें सबसे साझा नहीं किया जा सकता। ऐसी वेदनाएं स्वाभिमान के संरक्षक होती हैं। मधुलिका यदि पल भर भी निहारिका के पास खड़ी रही होती तो स्नेह की उष्मा से अंतस में यत्नपूर्वक दबाया गया ज्वालामुखी फूट पड़ता, लावा बह निकलता। ऐसे में गुप्त संताप निर्बाध झरने सम दूर से ही दिख सकता था। स्त्री की व्यथा और उसकी कथा में अंतर करने में समाज अक्षम है। चुस्की और चस्के, यही विधान है जग का। शीतल बयार के मौसम में मधुलिका का स्वेद युक्त बदन घुटन व्यक्त कर रहा था। बधाइयों के शब्द बाणों की बानगी हृदय को ऐसे छलनी किए दे रहे थे जैसे गीली धरती पर कुदाल के चिन्ह। विद्यालय में कैसे उसने स्वयं को संयत किए रखा, बस उसकी आत्मा ही जानती है। घर पहुंचकर कटे पेड़ सी ढह गई बिस्तर पर, निपट अकेली। आंखों से पतनाले बह निकले। उसके आंसुओं की भाषा समझने वाला एक उसका तकिया ही था वहाँ। यही उसके संपूर्ण सुख दुख का साथी व साक्षी रहा है। यहाँ इस स्थान पर बर्फ सी जमी हुई पीड़ा को तहाकर निकल जाने की आज्ञा थी। आंसुओं से गीला तकिया उसके दग्ध हृदय को ठंडक पहुँचाने को उद्यत था। अतीत से वर्तमान का सफ़र इतना लंबा नहीं था जितना मुहाई से दुबई तक का। कहाँ अपने अस्तित्व से जूझता सा, विकास की दिशा में रेंगता बढ़ता, भारत के नक्शे पर दिखने के लिए संघर्ष करता ये छोटा सा मुहाई गांव, और कहाँ ये गगनचुंबी इमारतों से जगमगाता, नायाब विश्व कीर्तिमानों से सजा धजा आलीशान जीवन की दावत देता दुबई। इसे शहर कहा जाए, इमारत या यूएई का व्यावसायिक केंद्र,
वास्तविकता तो ये है कि दुनिया के हर बड़े नामी शहर को टक्कर देने वाला ये एकमात्र शहर है जो शिक्षा, पर्यावरण, तकनीक, व्यापार, पर्यटन, सौंदर्य, विलास सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान व ख्याति प्राप्त कर चुका है। यहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी में आकर थम गया था मधुलिका के जीवन का प्रवाह। अतीत के पल से कितना ही आंखें चुराना चाहा मधुलिका ने, परंतु किसी अचिन्हित सेंध से प्रवेश पा दुर्ग प्राचीर सी मजबूत दीवारों वाले इस कक्ष में वे आंखों के सामने चील बन मंडराने लगे। उसके जीवित शरीर में ही वे चोंच मार मार कर उसे आहत करने लगे। कहीं तो उसके घावों को मरहम देने का काम भी ये गुजरे पल ही कर रहे थे, तो कहीं घाव भी यही दे गए थे। कुछ चिर यातनाओं के उपचार नवीन यातनाएं हुआ करती हैं। विवाह को 5 वर्ष बीते थे। 2 स्वस्थ सुंदर पुत्रियों की माता थी मधुलिका वर्मा विवाह के बाद शुद्धोधन सिंह की पत्नी मधुलिका सिंह थी। शुद्धोधन सिंह मुहाई से 5 किलोमीटर दूर गुरबाई कस्बे में उच्च माध्यमिक कक्षाओं को गणित पढ़ाया करता था। मधुलिका अपने ही गांव मुहाई में 8वीं तक के छात्र छात्राओं को विज्ञान की शिक्षा दिया करती थी। शाम को भी आसपास की स्त्रियां और स्कूल न जाने वाली कन्याओं को अपने आंगन में बैठाकर पढ़ाया करती थी। औरतें अक्सर उसकी पकड़ से छूटने का भरसक प्रयास करतीं। घर में रसोई में काम का बहाना बनाकर भागने की कोशिश करतीं, पर मधुलिका की तीक्ष्ण निगाहों को कौन धोखा दे सकता था भला। ऐसे में छड़ी का भय दिखाने से भी वो न चूकती। किसी को 1 घंटे की क्लास के बीच हिलने तक न देती। यहाँ तक कि प्यास, शौच आदि किसी को फटकने की इजाज़त नहीं। कक्षा समाप्त करते ही वो स्वयं सब कन्याओं को नींबू पानी और स्त्रियों को चाय पिलाया करती। पढ़ाई से कतराने वाले इस स्त्री वर्ग के खिले चेहरों पर मधुलिका के प्रति स्नेह और सम्मान के भाव चाय की प्यालियों में खनका करते थे। इस वर्ग की कुछ लड़कियां उसके विद्यालय जाने के बाद उसकी दोनों बेटियों को संभालने में उसकी माँ का हाथ बटाया करती थीं। उनकी कक्षा खत्म होते होते शुद्धोधन भी आ जाया करता था। शुद्धोधन अतिरिक्त आय के लिए विद्यालय की छुट्टी के बाद कस्बों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, जिससे घर की आमदनी में कुछ वृद्धि हो जाती थी। मुहाई महाराष्ट्र के एक गांव में पली बढ़ी मधुलिका बचपन से ही मेधावी छात्रा थी। जहां कुछ ग्राम्य बालाओं ने 5वीं 8वीं के बाद पढ़ाई को तिलांजलि देकर चौका चूल्हा संभाल लिया था, या कुछ ने 10वीं 12वीं पास भी कर ली, तो उनके लिए वर खोजने में माता पिता को नाकों चने चबाने पड़े, जो उनके पछतावे का मुख्य कारण बना। वहीं मधुलिका ने BSc, B.Ed फिर MSc एक के बाद एक करती चली गई। गांव में ये बात सबकी अपच का मुख्य कारण थी। आपस में कानाफूसी होती तो घूम फिरकर व्यर्थ की गप्पबाजी का विषय मधुलिका का या उसकी विधवा माँ शकुंतला ही निकलती। कभी ये दबी छुपी फुसफुसाहट बड़े स्पष्ट स्वर में गूंज बनकर उभरती। शकुंतला की मत मारी गई है, जो लड़की जात को इतना पढ़ा लिखा रही है, क्या कलेक्टरनी बनाएगी या थानेदारनी? बाप वैसे ही नहीं है लड़की के सिर पर, इकलौती होने के कारण दिमाग अलग फिर गया है छोरी का। धरती पर पैर ही नहीं रखती माँ बेटी। 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, पता नहीं किस किस से दोस्ती गांठ रखी है। मुंह काला करवाएगी किसी दिन, तब समझ में आएगा कि लड़की और बचिया तभी तक शरीफ हैं जब तक गले में जंजीर पड़ी है, नहीं तो खुले पिंजड़े की चिड़िया की तरह उड़नछू होते देर नहीं लगती। माँ शकुंतला ने सारे गांव से दुश्मनी मोल लेकर मधुलिका को पढ़ाया। 8वीं तक गांव के विद्यालय में, 12वीं तक गुरबाई कस्बे के विद्यालय में, और महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए तो घोर तपस्या की थी माँ बेटी ने। भोर से पूर्व ही मुंह अंधेरे साइकिल पर शकुंतला को बिठाकर मधुलिका गुरबाई कस्बे तक ले जाती। फिर बस स्टैंड पर बने साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी कर मधुलिका बस पकड़कर 2 घंटे का सफ़र तय कर नासिक तक महात्मा गांधी विद्यापीठ में पढ़ने जाती। वापसी में न तांगा न बैलगाड़ी, शकुंतला पैदल वापस आती। थकी टूटी शकुंतला सबके तानों उलाहनों से अपने कानों को संज्ञा शून्य कर गृहस्थी के कामकाज में लिप्त रहती। पुनः शाम को 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर वो उजाला छटने से पहले ही कस्बे के साइकिल स्टैंड पर मधुलिका को लेने पहुंच जाती। हारी बीमारी, आंधी तूफान कुछ हो, ये क्रम न थमता। शिक्षा के लिए गांव से बाहर पैर निकालने वाली बहुत सी कन्याओं का हश्र याद आते ही शकुंतला की छाती धड़कने लगती। ग्राम पंचायत में उन्हें हादसा दुर्घटना होने का लिखा करार कर घटना का पटाक्षेप कर दिया हो, किंतु सच्चाई पर पड़े पर्दे के पार संवेदनशील दृष्टि का पहुंच पाना इतना असहज भी न था।
ऐसी अंगरक्षक सी सुरक्षा देना नितांत आवश्यक था। जिस दिन कॉलेज में मधुलिका की कोई अतिरिक्त कक्षा लग जाती, भय और आशंका से शकुंतला का कलेजा फटे ढोल सा बजता रहता। नासिक से आने वाली हर बस से उतरने वाली सवारियों में बेटी को खोजती रहती। जब दिन ढलने लगता तो बस के दरवाज़ों से सटकर ही एक एक सवारी को गौर से देखती। बस की सीढ़ी चढ़ सीटों पर झांकती कि कहीं थकान के मारे सोती ही तो नहीं रह गई थी वो बस में। जब तक नासिक की बस से मधुलिका उतर न जाती, उसकी सांस गले में अटकी रहती। बस से उतरते ही मधुलिका सड़क पर ही माँ के गले से लिपट जाती। शकुंतला बेटी को इस बचकानी हरकत पर मीठी झिड़कनी देती। इतनी बड़ी हो गई, बचपना नहीं गया। कहाँ रह गई थी? मेरे प्राण निकले जा रहे थे। कहाँ निकले जा रहे थे तुम्हारे प्राण? तुम्हारे प्राण तो मैं हूँ। शकुंतला निरुत्तर हो जाती, चेहरे पर गर्व की आकृति उभरती। बस उसी ललक में हर बार मधुलिका ये हरकत करती। घरेलू हिंसा जैसी शब्दावली और कानून यहाँ कोई मायने न रखते थे। लगभग सभी कन्याएं दिन में कई कई बार अपनी माँ तो क्या अपनी बड़ी बहनों से भी पिट जाया करती थीं। कभी मटर गश्ती करने पर, तो कभी काम न करने पर, और नहीं तो कभी यूं ही जब बड़ों को अपनी कंठा उतारने को कोई न मिलता तो। पिटाई घर घर में सर्वाधिक प्रचलित मनोरंजक प्रकरण था। मधुलिका की उम्र तक आते आते वे अपने ससुराल से तंग होकर अपने कई बच्चों के साथ मायके में दिखाई देती थीं। शकुंतला और मधुलिका का संबंध मुहाई में एक अपवाद था। वो माँ बेटी का कम और दो सखियों जैसा अधिक था। शकुंतला ने मधुलिका को हर ऊंच नीच की शिक्षा प्रेम पूर्वक दी और सही गलत में अंतर करना सिखाया। उसकी हर आशा आकांक्षा को पूरे मनोयोग से पूरा किया। अपने बचपन में पढ़ने से वंचित रही शकुंतला ने इस अभिशाप का साया भी अपनी मधुलिका पर नहीं पड़ने दिया। सखी सदैव सखी होती है और माँ सखी होते हुए भी आवश्यकता अनुसार माँ में ढलने की पूर्ण क्षमता व अधिकार रखती है। ये बात मधुलिका को भली भांति विदित थी। शुद्धोधन के बारे में शकुंतला को सूचना देने का समय आ चुका था। मधुलिका भीषण चिंता में थी कि विजातीय लड़के से विवाह की बात करने पर घर में भूचाल आएगा ही। अब तक माँ की मार से बची रही वो खूनों नहा जाएगी। मधुलिका के मुंह से झड़े कुछ अधूरे शब्दों से शकुंतला ने उसके हृदय के भावों को ऐसे पढ़ लिया जैसे एक माँ स्लेट पर खिंची आड़ी तिरछी रेखाओं में भी श्लोकों को उद्धृत कर पाती है। अब हंसी ठहाकों के स्थान पर एक अध्वनित अपरिचित नीरवता कुंडली मारकर फुफकारती रही। शकुंतला घर के काम काज यथावत करती रही। विचारों की बरसात ने उसे पल भर को भी विचलित नहीं किया। वो बादलों के ऊपर उड़ती चील सी तटस्थ विचार मग्न रही। मधुलिका दम साधे दांतों से नाखून कुतरती हुई ओट में रहकर माँ को अपलक निहारती। उसका गला सूखा जाता, यह सोचकर कि माँ का इरादा क्या है। माँ के दिमाग में चलने वाली उहापोह की खटक बाहर ना सुन पड़ती थी। वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं को मजबूत कर रही थी। वो भूली नहीं थी कि शकुंतला ने उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी आहुतियाँ दी हैं। विद्यार्जन रूपी यज्ञ कुंड में और उसने मंत्रोच्चारण में माँ को कभी अकेला न छोड़ने की सौगंध ली थी। शुद्धोधन को चुनने का आधार भी यही संकल्प रहा था। देर रात तक ये अनिश्चय मधुलिका को सालता रहा कि यह अबोला कब टूटेगा। शुद्धोधन को पाने की खातिर वो माँ का परित्याग कदापि नहीं कर सकती थी। माँ का निर्णय जानने के क्षण पहाड़ से विशाल हुए जाते थे। अगला दिन रविवार था। मधुलिका प्रातः सोकर उठी तो देखा माँ को सिरहाने बैठा हुआ पाया। शकुंतला उसे अनिमेष निहार रही थी, मानो वो कोई नवजात शिशु हो। माँ की ऐसी निरीह आंखें उसे कभी न देखी थीं। दृढ़ता ही सदा शकुंतला की आंखों का काजल बना रहा। वो अचकचा गई, फिर मिचमिचाते नेत्रों से नेत्रों की भाषा का अनुवाद मन ही मन करने लगी। शकुंतला ने स्नेह से बेटी के सिर पर हाथ फेरा और शाम को शुद्धोधन से मिलने की इच्छा जताई। आश्चर्यचकित मधुलिका उछलकर माँ के गले में लटक कर झूला सा झूल गई। हाथ पकड़ कीकली करने लगी। शकुंतला ने चक्कर आते सिर को थाम कर बड़ी मुश्किल से संतुलन संभाला। हर्ष और आशंका की शीशियां साथ ही बिखर गईं। हिदायत दी कि गांव में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। माँ बेटी को कहाँ काट कर गाड़ देंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अतः शुद्धोधन से गांव के बाहर गुरबाई कस्बे में मिलना तय हुआ। शुद्धोधन सिंह गुरबाई कस्बे के स्कूल में मधुलिका के साथ ही पढ़ा था और कॉलेज में बीएससी दोनों ने साथ ही की थी।
हृष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त शुद्धोधन शकुंतला को भी एक ही नज़र में जम गया। गुरबाई कस्बे में रहने वाला शुद्धोधन गणित में एमएससी कर गुरबाई के कस्बे में वरिष्ठ अध्यापक नियुक्त हो गया था। शुद्धोधन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। शकुंतला ने जिस सुसंस्कृत वर की कल्पना अपनी पुत्री के लिए की होगी, कदाचित वो उसी सांचे में फिट बैठता था। शकुंतला ने शुद्धोधन की बलैयाँ लीं। विधि विधान के अनुसार दोनों का ब्याह संपन्न हुआ। गांव में उठी आवाज़ें शुद्धोधन की काबिलियत के सामने नगण्य हो गईं। शुद्धोधन ने अपने वेतन के पैसे से बचाकर बनवाया हुआ सोने का मंगलसूत्र मधुलिका के गले में डाला। मधुलिका के कपोलों पर गुलाबी रंग उभर आया। गुरबाई में ही किराए पर मकान लेकर नव दंपत्ति रहने लगे। बाल्यकाल से ही अपने गांव के विकास की भागीदारी मधुलिका का सपना रहा था। शकुंतला को कभी अकेले न छोड़ने की शपथ भी इस स्वप्न की उपजाऊ भूमि की फसल हो सकती थी। उसने मुहाई गांव के माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका का पद संभाल लिया। माँ के परित्याग के प्रतिफल की परिपूर्ति की परिणति इसी प्रकार संभव थी। गुरबाई से मुहाई तक आना जाना बहुत श्रमसाध्य था। जब तक बेटी घर में थी, शकुंतला को कभी अपनी वृद्धावस्था का एहसास नहीं हुआ। उद्देश्यहीनता मनुष्य को उसकी शक्तियों से निर्वसन कर दुर्बलता का चोला पहना देती है। मन की अपूर्णता तन की विकलांगता से कहीं अधिक निष्क्रिय कर व पीड़ादायक होती है। शकुंतला की स्थिति ताड़ वृक्ष से झूरे खजूर की भांति हो चली थी। दिन रात बैल सी जुती रहने वाली शकुंतला बीमार रहने लगी। माँ की हालत और सहूलियत के अनुसार मधुलिका ने शुद्धोधन से मुहाई में आकर रहने की विनती की। शुद्धोधन सहर्ष मान गया। मधुलिका ने ऐसे पति को प्राप्त कर स्वयं को धन्य माना। शुद्धोधन रोज लगभग 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरुबाई विद्यालय जाता और कुछ अतिरिक्त कक्षाएं लेकर सीधा शाम को घर आता। मकान के किराए के जो पैसे बचते, शुद्धोधन उन्हें एकत्र करता जाता। जमाई राज की बचत की आदत शकुंतला को भी खूब भाती। अपनी दुलारी को आंखों के सामने रखना उपचार के समान सिद्ध हुआ। शकुंतला के स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी। 3 साल में परिवार में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पहली नातिन वैष्णवी के होने पर शकुंतला ने दिल खोलकर जश्न मनाया। जीवन भर की पूंजी जच्चा बच्चा पर लुटा दी। दूसरी संतान पल्लवी के समय सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। शुद्धोधन की बचत का खाता भी शून्य शेष रह गया था। कन्याएं घास की सी गति से बढ़ रही थीं। उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हुए मधुलिका सोच में पड़ गई कि साधनहीन शकुंतला किस प्रकार गृहस्थी और उसकी पढ़ाई का व्यय वहन करती रही होगी। उसे पढ़ाने में शकुंतला ने अपनी अस्थियां गला दी थी। अब मधुलिका की बारी थी। शिक्षा प्राप्त करने पर जिस ग्रंथि का विकास होता है, वो शारीरिक श्रम के विसर्जन को पोषित करती है। कायिक अतिश्रम अनपढ़ व्यक्ति का आश्रय होता है और पढ़े लिखे का कलंक। मुहाई जैसे गांव के विद्यालय में सरकार हो या ग्रामीण, किसी की रुचि न थी। परिणामतः पगार बहुत कम थी। शुद्धोधन मधुलिका को किसी बड़े विद्यालय में अर्जी लगाने पर जोर डालने लगा। माली हालत मधुलिका से छिपी न थी, परंतु वो आश्वस्त थी कि कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। शुद्धोधन द्रुत गति से सुधार की कामना रखता था। उसे परिवार की आमदनी बढ़ाने की सनक सवार हो गई। बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाने की धुन हो गई। बच्चों का भविष्य सुधारना तो मधुलिका भी चाहती थी, परंतु वो सुख सुविधाओं की दीवानी नहीं थी। वो ठंडे दिमाग से काम लेना चाहती थी। ग्राम सरपंच के एक पुराने मित्र श्याम सुंदर त्रिपाठी दुबई हिंद गुरुधाम विद्यालय में अध्यापक थे। उन्हें गांव में कर्तव्यपरायण प्रतिभाशाली मधुलिका का पता चला तो उन्होंने अपने विद्यालय में बात कर मधुलिका को उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए नियुक्ति पत्र भिजवा कर बुला भेजा। मधुलिका का मन इतनी दूर जाने की गवाही न देता था। दुबई में काम करने वाली महिलाओं के लिए उनके पिता या पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। शुद्धोधन ने अनुमति दी। प्रमाण पत्र पर सहर्ष हस्ताक्षर भी किए। मान जाओ मधु, जब मैं स्वीकृति दे रहा हूं तो तुम्हें क्यों आपत्ति है? स्वीकृति शब्द से ही आपत्ति है, ये कैसे समझाती मधुलिका? एक बार सोचो तो कि तुम्हारे बिना माँ और बच्चों के बिना मैं कैसे रहूंगी? जैसे हम रहेंगे वैसे ही। क्या इतना सरल है शुद्धोधन? एक नई जगह अकेले सब कुछ शुरू से करना। दुबई जाकर मेरी नौकरी की बात कर लेना और गणित के वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होते ही मुझे दुबई बुलवा लेना। और माँ, कल्पना तो करके देखो कि बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।
हिंदी के अपने स्कूल क्या बुरे हैं? शुद्धोधन, हम भी तो इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, तभी तो एड़ियां रगड़ रहे हैं। पगली हो तुम, समझ नहीं रही हो? उच्च कोटि की शिक्षा दीक्षा से बच्चों का जीवन संवर जाएगा और उन्हें अच्छे जीवन के लिए अपने माता पिता के समान संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और मेरी माँ का संघर्ष? अरे तुम कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो, छुट्टी मिलते ही आ जाना। अपने परिवार को, विशेषकर माँ को छोड़कर इतनी दूर जाना मधुलिका के लिए सरल न था। शुद्धोधन की उच्चाकांक्षाओं का मूल्य अपनी इच्छाओं भावनाओं की कुर्बानी देकर चुकाना उसे भा नहीं रहा था। माँ के लिए उठाया एक संकल्प पूरा करने में ही क्यों हर बार अड़चनें पैदा हो रही हैं, समझने में असमर्थ थी वो। ग्लानि का एहसास उसके पैरों में बेड़ियां बनकर लिपट जाता था। पति पत्नी के मध्य के संवाद शकुंतला सुन चुकी थी। एक और आहुति का समय आ गया था। चित्त कुछ चाहता था और चिंतन कुछ और। जमाता की इच्छा के आगे उसने अपने जी को कलेजे में दबा लिया, जैसे कोई बहुमूल्य रत्नों को धरा में गाड़ देता है। समझती थी कि उसी के कारण मधुलिका के पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी पुत्री की तरक्की की राह में वो कैसे रोड़ा बन सकती थी? अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मधुलिका को समझाया कि वो अकेली नहीं है। शुद्धोधन, वैष्णवी, पल्लवी तो उसके पास हैं ही। मुहाई विद्यालय से त्यागपत्र सत्र की समाप्ति पर स्वीकृत हो गया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होते होते दुबई जाने की सारी तैयारियां पूरी हुईं। तब सूचना मिली कि अभी दुबई में ग्रीष्मावकाश शुरू हुआ है, अतः 2 माह के बाद आना उचित है। 4 मास बिना वेतन घर की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आर्थिक असंतुलन के कारण हुए विक्षोभ से अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों को पढ़ाने में भी जी न लगता। माँ ने अपना आखिरी गहना, गले में पड़ी चेन उतार कर दे दी दुबई के टिकट खरीदने के लिए। परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए ही पति के प्रेम, माँ की छत्रछाया और बेटियों के स्नेह से अपनी ममता को वंचित किया था। वैष्णवी और पल्लवी को माँ के हवाले कर घर से बाहर विदेश की ओर कदम बढ़ाया था। जी कड़ा कर धड़कते दिल से उसने दुबई के एयरपोर्ट पर पग धरा था। नियति साथ ही डग भर रही थी, यहीं से एक नया अध्याय लिखा जाना था। सितंबर माह के प्रारंभ में मधुलिका दुबई हिंद गुरुधाम विद्यालय पहुंची। बुरी खबर भी साथ ही पहुंच गई। हृदयाघात से श्याम सुंदर त्रिपाठी के निधन की सूचना मिली। एकमात्र आसरा उजड़ गया। यात्रा के पहले पड़ाव से ही राह दुष्कर रही। कदम कदम पर उसे उपेक्षा, अवहेलना और अपमान के जहर का घूंट भरना पड़ा। पहले दिन ही उसे विज्ञान की विभागाध्यक्ष मृणाली से मिलवाया गया। दम्भी मृणाली ने सभी कर्मचारियों के मध्य नो ड्रेस सेंस कह के मधुलिका के कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसकी गुथी हुई वेणी, उसकी चप्पलें, उसका घरेलू सा बैग सभी के लिए हास्य का मसौदा बना रहा। मृणाली ने पहले ही दिन अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का कार्य मधुलिका को सौंप दिया। विद्यार्थियों के अतिरिक्त ये मधुलिका की भी पहली परीक्षा थी। मधुलिका अपनी खूबसूरत लिखाई में प्रश्न पत्र बनाकर अगले दिन ही मृणाली के पास गई तो उसके प्रश्न पत्र की खिल्ली उड़ाई गई। ये भारत का कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, दुबई है दुबई। हाथ से लिखकर नहीं, प्रश्न पत्र टाइप करके बनता है। मधुलिका इस प्रतिक्रिया से जड़ हो गई। मृणाली द्वारा फेंके गए कागजों में अपने दुर्भाग्य की लिखावट पर बेहद क्षोभ हुआ। मृणाली को संदेह नहीं था, बल्कि पूर्ण विश्वास था कि ये गांव से आई गंवारू औरत न पढ़ाना लिखाना जानती होगी, न टाइपिंग शाइपिंग। कंप्यूटर से दूर दूर तक वास्ता न होगा। गांव में कैसा कंप्यूटर, बिजली तक तो होगी नहीं इसके गांव में। अवकाश नहीं था किस्मत पर आंसू बहाने का, तो उस दिन विद्यालय से घर जाने के बजाय मधुलिका कंप्यूटर लैब में बैठकर शाम तक प्रश्न पत्र टाइप करने में लगी रही। मधुलिका का मात्र प्रेम भले ही उस गांव से निकलने नहीं दे रहा था, परंतु ये भी सच था कि वो प्रतिदिन नासिक की शहरी दुनिया देखकर जीकर आती थी। प्रश्न पत्र की एक प्रति प्रिंटर से निकाल ली। अगले ही दिन मधुलिका ने टंकित प्रश्न पत्र जमा कराया। अचंभित मृणाली ने मुंह बिचकाया। पूरी पलटन ने सिर से पैर तक मधुलिका का एक्सरे अपनी पुतलियों में उतारा और खिसियानी हंसी उड़ेल दी। खींच से भरी मृणाली ने साप्ताहिक रिपोर्ट बनाने का जिम्मा मधुलिका को सौंप दिया। वो उसे भी शाम तक समाप्त कर अगले दिन दे आई। ये खत्म तो कुछ और कार्य, यही सिलसिला चलता रहा। कई सप्ताह समाप्त हुए, परंतु कार्य नहीं। मधुलिका की शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती। घर में कंप्यूटर न होने के कारण रोज 4-5 अतिरिक्त घंटे स्कूल में बिताने से व्यथित हो उठी। शिकवा शिकायत करती भी तो किससे? कोई अपना नहीं था। राह में आने वाली हर मुश्किल का चट्टान किसी मजबूती से अब तक सामना किया।
शुक्रवार शनिवार सप्ताहांत भर इस समस्या का हल निकालने की उधेड़-बुन में उलझी रही। मंगलसूत्र को उंगली पर लपेटती, फिर खोलती, अपने छोटे से कमरे में चहलकदमी करती रही। बेध्यानी में मंगलसूत्र का ध्यान हो आया। एक द्वंद्व छिड़ गया, प्रयोजन और परिजन के मध्य। समय की मांग ने सांत्वना दी कि पतिव्रत तो तन मन से है, आभूषण फिर गढ़वा लेगी अगर नौकरी सलामत रही। शनिवार शाम को एकमात्र स्वर्ण आभूषण मंगलसूत्र के बदले लैपटॉप खरीद लिया। वो बहुत उत्साहित थी कि लैपटॉप से उसकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगले दिन रविवार को काम पर पहुंची तो विभागाध्यक्षा को सूचित किया कि 2000 देहरम का नया लैपटॉप खरीद लिया है कार्य की सुविधा के लिए। इतने की तो मैं साड़ी खरीद लेती हूँ हर सप्ताह। मृणालिनी ने अपनी सखियों को कन्हियों से देखा। सब ने जोरदार ठहाका लगाया। मृणालिनी के वर्ग की अन्य स्त्रियों ने हिकारत से मधुलिका को देखा। वो जैसे निर्वस्त्र हो गई। मधुलिका लड़खड़ा सी गई, पांव उखड़ने लगे। समर्पण, सदाचार, सहनशीलता की ये कीमत। आंखों के झरने द्वारा तप्त मन को शौचालय में छिपकर शांत किया। आकर स्टाफ रूम में बैठ गई। निहारिका वहीं बैठी थी। प्रसूति अवकाश के पश्चात निहारिका ने आज ही विद्यालय में हाजिरी लगाई थी। मधुलिका को इतना उदास और किसी गहरी सोच में डूबे देख निहारिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मधुलिका नज़र उठाने का साहस न कर पाई। निहारिका ने अपनी कुर्सी मधुलिका के निकट सरकाई और उसके कांपते हाथों को अपने गुनगुने हाथों में ले लिया। निहारिका के थामते ही अकेलेपन से व्यथित मधुलिका के साथ घटित दुर्व्यवहार और तानाकशी की बातें निहारिका तक ऐसे पहुंच गईं जैसे जेल की सख्त सलाखों को मोड़कर कैद से अकुलाए कैदी भागकर बाहर पहुंचते हैं। निहारिका के रूप में मधुलिका को जख्मों पर मरहम लगाने वाला एक हमदर्द, एक दोस्त मिल गया। निहारिका के मशवरे भी उसे बहुत संबल प्रदान करते। मधुलिका के काम में अनावश्यक नुक्ताचीनी की जाती तो कभी व्यर्थ के काम उसे सौंप दिए जाते। समय समय पर तानों उल्हानों से उबिध जाती। मधुलिका निहारिका को बताकर दिल हल्का कर लिया करती। कितनी ही कटु बातें सुनने को मिली हों, वो अटल अविचल शिला सम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग डटी रही। शुद्धोधन की इच्छाओं की पूर्ति करने की चाहत उसे सतत प्रेरित करती रही। माँ से विछोह भी इस कारण सहा। जख्म एक जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। उनकी गहराई पीड़ित ही नाप सकता है। परायों से मिले जख्म समय आने पर भर जाते हैं। अपनों से मिले घाव शरीर से हृदय तक बेच जाते हैं। गैरों से मिले त्रास से मधुलिका टूटी भी तो फिर अपने टुकड़ों को बटोर कर खड़ी हो गई। कार्य क्षेत्र के सहयोगी के रूप में असहयोगी उसके जीवन का अंग बनने की सामर्थ्य कहाँ रखते थे। 2 वर्ष इस विद्यालय को अपना जी जान समर्पित किया। उल्हानों, आलोचनाओं और तिरस्कारों को पीछे छोड़ आगे निकल अपना एक अलग स्थान बनाया। दुबई हिंद गुरुधाम विद्यालय में अपनी कार्य कुशलता से उसने आज विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बोर्ड की परीक्षाओं में उसके विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। जिसकी महत्वाकांक्षाओं की क्षुधा ने उसे यहाँ तक पहुँचने पर मजबूर किया, उसके द्वारा लगाए गए लांछन मधुलिका को भीतर तक तोड़ गए। अपमान का ये जहर पिलाने वाला अपना ही था। बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का ये फड़फड़ाता प्रशस्ति पत्र उसे सांप के उठे फन की तरह काटने को दौड़ पड़ा है। इनाम की ये राशि उसे बबूल के कांटे से चुभ रही है। पिछले कुछ महीनों से शुद्धोधन के खत पर खत आ रहे थे। शब्द कुछ भी रहें, संदेश एक ही होता, वापस आ जाओ या मुझे वहाँ बुलाओ। दोनों में से कुछ भी संभव ना हो सका। चिट्ठी में लिखे शब्द, क्या अकेले ज़्यादा मन लग गया है? मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो क्या? मुझसे जी उब गया तुम्हारा? या फिर छुटकारा चाहती हो? मधुलिका पर वज्र की तरह गिरते। गणित के वरिष्ठ अध्यापक का पद शुद्धोधन के लिए खाली करा लेना मधुलिका के हाथ में तो था नहीं। इधर गांव वालों की कानाफूसी की शकुंतला आदि थी, किंतु शुद्धोधन नहीं। इसका असर भी शुद्धोधन पर पड़ा। अरे ये लड़की तो शुरू से ही बड़ी बंड थी, आवारागर्दी का शौक था। माँ को काम में झोंककर खुद सुबह से ही सैर सपाटे को निकल जाती थी। जाने कहाँ कहाँ किस किस के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती थी दिन भर। रात को सती सावित्री बनकर माँ के आंचल में दुबक जाती थी। पहले खसम कर लाई, 2 बच्चे जन्म दिए, अब उन्हें भी माँ पर पटक कर बहुत दूर चली गई जहाँ उसकी अय्याशी में खलल न पड़े। अब भुगत रही होगी शकुंतला। देख लिया लड़की जात को इतना सिर पर चढ़ाने का नतीजा। जमाई भी भला है जो लुगाई पर शिकंजा न कस सका। बेलगाम घोड़ी सी कुलाचे भर रही है जाने कहाँ।
वो बेचारा यहाँ खटता रहता है, देवी जी मौज उड़ा रही हैं। शुद्धोधन शकुंतला को जली कटी सुनाने में कोई कसर न छोड़ता। जब से मधुलिका ने मंगलसूत्र बेचा था, क्रम तभी से चालू था। शुद्धोधन की महत्वाकांक्षा अब कुटिल मानसिकता का रूप ले चुकी थी। शकुंतला ने अपनी बेटी के चरित्र के सतीत्व के बहुतेरे प्रमाण दिए, परंतु मधुलिका को मिले प्रशस्त पत्र ने आग में घी का सा काम किया। गत माह गुरुबाई विद्यालय में भी एक चाटुकार स्त्री को यही इनाम दिया गया था। उसके बारे में पूरे विद्यालय में चर्चा थी कि खिताब की कीमत पहले से ही तय होती है। कोई उसे अपने बटुए से भरता है तो कोई अपनी कामुकता से। स्त्री के पास तो हुस्न की बेशुमार दौलत होती है, आराम से अदा की जा सकती है। इस घटना से शुद्धोधन के सब्र का चरमराता बांध पूरी तरह ढह गया। आखिरकार वो पत्र आ ही गया जिसमें मधुलिका को वापस आने का आखिरी मौका दिया गया था। क्या समझ रखा है तुमने कि तुम वहाँ अय्याशी करो और मैं यहाँ बच्चे संभालूं? अब भी वापस आ जाओ तो शायद मैं इतने सबके बाद भी तुम्हें अपना लूँ। 3 दिन के अंदर वापस नहीं आई तो अगला खत नहीं मिलेगा तुम्हें, तलाक के कागजात मिलेंगे। रो रो कर बेहाल औंधी पड़ी मधुलिका के दोनों हाथों में 2 पत्र थे, एक प्रशस्ति पत्र और दूसरा तलाक का धमकी पत्र। अगले दिन मधुलिका स्कूल पहुंची तो भी प्रधानाचार्य को पुनः जमा कराने के लिए उसके हाथों में 2 पत्र थे, एक प्रशस्ति पत्र और दूसरा त्याग पत्र। उसकी जीवन भर की तपस्या का प्रशस्ति पत्र घर में विजय पताका बना गढ़ा हुआ था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आरती लोकेश जी की लिखी हुई कहानी प्रशस्ति पत्र। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।